नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है। कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इन रिस्पेक्ट टू दियर रैंकिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। हर बार जो है ये इंडेक्स बनता है और इसमें जो है सभी देशों के नाम होते हैं रैंकिंग के हिसाब से कि कितने जो गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कितने देश उनको अचीव कर पाए हैं या उनका कितना जो है उन गोल्स की तरफ को अचीव करने की तरफ कितना सकारात्मक कदम वो उठा रहे हैं, किस तरीके से वो अपने गोल्स को अचीव करने पे बढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से जो है ये इंडेक्स बनाया जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें पहले स्थान पे है यूएसए का जो रैंकिंग था वो था 31वां 31। उसके बाद में चाइना का 48 था, ब्राज़ील का 53 था, रशिया का 57 था और इंडिया का 117 था। तो इस प्रकार से अगर हम करेक्ट सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका यूएसए के बाद में चाइना के बाद में रशिया के बाद ब्राज़ील और आखिर में इंडिया ई। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट वन है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डिटरमिन्स द एबिलिटी ऑफ पोलूटेंट टू डिस्पर्ज वर्टिकली इन द एटमॉस्फेयर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी बेसिकली हमें बताता है कि आपके जो पोलूटेंट हैं वो किस तरीके से डिस्पर्स हो रहे हैं। बेसिकली अगर आपका जो एटमॉस्फेयर स्टेबल है तो पोलूटेंट कम आपके डिस्पर्ज होंगे, डाइल्यूट होंगे। अगर एटमॉस्फेयर जो है वो अनस्टेबल है तो आपके जो पोलूटेंट हैं वो ज़्यादा डिस्पर्ज होते हैं। इस तरीके से एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टेटमेंट टू है इन समर सीजन इन इंडिया एटमॉस्फेयर इज जनरली स्टेबल। ये कथन गलत है। इंडिया में जो है समर में बेसिकली अनस्टेबल एटमॉस्फेयर रहता है। आपका स्टेबल बेसिकली विंटर के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप भी जो हाईलाइटेड है इसको इग्नोर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज़ फॉल्स, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आर्सेनिक पोल्यूशन इन ग्राउंड वाटर इज़ ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है भारत में वेस्ट बंगाल के एरिया में और बांग्लादेश के एरिया में बहुत बड़ा एक पोलूटेंट है। ये ग्राउंड वाटर में मिलता है। बेसिकली आर्सेनिक की वजह से आपको ब्लैक फुट डिजीज़ होती है। ये आपके शरीर को डैमेज करता है, कैंसर कोज करता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ शरीर को लेके जाता है। अगर हम देखें तो ट्राइवलेंट आर्सेनिक ज़्यादा टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू पेंटावलेंट आर्सेनिक। तो ये दोनों आर्सेनिक बेसिकली डोमिनेटिंग होते हैं। अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक की बात करते हैं तो उनसे जो है ये आयनिक स्पीशीज़ में आपको मिलते हैं ट्राइवलेंट आर्सेनिक एंड पेंटावलेंट आर्सेनिक। ट्राइवलेंट आर्सेनिक जैसा मैंने बताया आपको ज़्यादा डेंजरस माना जाता है पेंटावलेंट के कंपैरिजन में। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इन टर्म ऑफ दियर अबंडेंस। तो पहला नंबर आपका मीथेन का आएगा, उसके बाद में CO2, उसके बाद में फिर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और लास्ट में अमोनिया। सबसे ज़्यादा मीथेन मिलता है लगभग 55% के आसपास। और जो है
कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लगभग आपका 45% के आसपास होता है। तो इस तरीके से देखें तो ये पूरा दोनों का ही डोमिनेंसी मिलता है। तो कॉमन हम वो देखते हैं, इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं। बट जो है अगर हम इसको देखें तो इसमें वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं, H2 भी हो सकता है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया के साथ साथ। तो इसके कॉम्पोजिशन में हम सबसे पहला जो डोमिनेंट वाला फैक्टर रखेंगे मीथेन। मीथेन के बाद में CO2, उसके बाद में आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बिल्कुल ppm में आ जाता है। उसके बाद में ये यहाँ पे परसेंटेज में चल रहे हैं आपके कि भाई अराउंड 55% अप्रोक्स एंड 45% अप्रोक्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में फिर कुछ ppm आपके हाइड्रोजन सल्फाइड के, कुछ ppm आपके अमोनिया के। इस तरीके से इसका कॉम्पोजिशन बेसिकली होता है। Which of the following pair of countries convinced the idea of International Solar Alliance, India and France? सभी को पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग हर पेपर में आपको ये मिला है जब हम UGC नेट पेपर 1 की बात करते हैं। तो स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ द पोलूटेंट। अभी भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। स्टेबल अगर एटमॉस्फेयर है तो पोलूटेंट कम डिस्पर्ज होंगे, वो जो है आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। जो आपका अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली डिस्पर्जन और डाइल्यूशन में मदद करता है। लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज डन कीपिंग द माइंड मेनली डिस्पोजल। अल्टीमेटली डिस्पोजल पे हमारा फोकस रहता है लाइफ साइकिल असेसमेंट में, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अंत तक कहाँ जाता है और उसका क्या होता है। लाइफ साइकिल असेसमेंट डेफिनेटली प्रोडक्ट को ट्रैक करके उसकी गुणवत्ता में सुधार करना एंड उसको मार्केट के लिए भी लाइफ साइकिल असेसमेंट जो है एक अच्छा मैकेनिज़्म है। बट पोल्यूशन कंट्रोल में भी लाइफ साइकिल असेसमेंट एक काफ़ी महत्वपूर्ण टूल है। और आखिर में डिस्पोजल कहाँ जाता है ये देखने के लिए भी जो है लाइफ साइकिल असेसमेंट किया जाता है, कि अंत में जो है प्रोडक्ट जो है आपका जब एंड यूज़ के बाद में क्या उसका कुछ हो सकता है, कहाँ वो जाता है, क्या वो लैंडफिल के लिए जो है जाएगा आखिर में, या रिसाइकिल हो सकता है। इस प्रकार से देखिए तो लाइफ साइकिल असेसमेंट का जो मेन फोकस है वो है डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्ट। In the contribution of energy efficiency enhancement measures could be significant in the realization of the following sustainable development goal number 7, 11, 12 and 13। 7 बात करता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11 बात करता है सस्टेनेबल सिटी एंड कंजम्पशन। 12 बात करता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। और 13 बात करता है क्लाइमेट एक्शन के बारे में। तो इस प्रकार से देखें तो आपका गोल नंबर 7, 11, 12 एंड 13, ये 4 गोल जो हैं ये बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी इन्हांसमेंट पे का जो है बात करते हैं, कि भाई 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो है बेसिकली यहाँ पे आपका हम काम करेंगे। सस्टेनेबल सिटी एंड आपका कम्युनिटीज़, यहाँ पे भी जो है हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट को जो है एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये सभी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भागीदारी कर सकते हैं और एनर्जी एफिशिएंसी पे बात करते हैं। उसी तरीके से कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एनर्जी एफिशिएंसी, ये भी जो है प्रोडक्ट के कंजम्पशन और प्रोडक्शन से क्लोजली रिलेटेड है। और क्लाइमेट एक्शन, बेसिकली अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी पे बात करेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज जो है आप सभी को पता है CO2 की बर्निंग से हो रहा है। और CO2 का जो बर्निंग है वो बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी से डायरेक्टली लिंक्ड है। सोलर वाटर स्टिल इज़ ए डिवाइस यूज टू
डिसैलिनेट ओशन वाटर, बहुत बार इस पे हम बात कर चुके हैं। बेसिकली सोयल वाटर स्टिल जो है ये पानी से जो है आपके सोल्ट कंसंट्रेशन को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में फिर से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एजुकेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड एक्शन ऑफ रियल इन्वायरमेंट इशू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस चिल्ड्रन आर एजुकेटेड अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इक्वालिटी एंड मैनी अदर इश्यूज विदाउट डेवलप द स्किल एंड एटीट्यूड टू मीट दियर चैलेंज, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसमें केवल बच्चों को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है, इश्यूज़ के बारे में बताया जाता है, बट उनको ये इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, इस तरीके से एजुकेट नहीं किया जा सकता है किया जाता है कि उनमें जो स्किल डेवलप हो जाए, उनका एटीट्यूड ऐसा हो जाए कि वो जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको जो है अच्छे से फेस कर पाएँ। ये हमारी एजुकेशन का, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम अपनी इन्वायरमेंटल एजुकेशन को केवल बता रहे हैं कि भाई इन्वायरमेंट से संबंधित क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, बट उन इश्यूज से किस तरीके से डील किया जाएगा, उसके लिए जो आपको स्किल्स चाहिए, जो एबिलिटीज़ चाहिए, जो आपको आपका एटीट्यूड होना चाहिए उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, वो बेसिकली डेवलप नहीं किया जा रहा है हमारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन में। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो बच्चों में पूरी उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रूफ होगा। अभी से आप अपने जून के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। ये पीडीएफ हमेशा की तरह हमने आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करा दिया है, वहाँ से आप जो है इसे देख सकते हैं। जो बच्चा अभी तक किसी कारणवश इन्वायरो अकेडमी से एसोसिएट नहीं हो पाया है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो आप हमें देख ही रहे हैं, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम अपने जो है कोर्सेज़ के बारे में आपको बताते रहते हैं, छोटे छोटे अब जॉब अपडेट्स जो है उस पर लगातार दिए जाते हैं, एंड इस तरीके से छोटे छोटे नोट्स बना के भी बच्चों के साथ में शेयर हम करते रहते हैं। तो अगर आप भी इन्वायरो अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आ सकते हैं। उसके बाद में जो है धीरे धीरे अपनी तैयारी स्टार्ट आप कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।